नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम बहमनी साम्राज्य के प्रशासन के जो अधिकारी थे उनके बारे में जानेंगे कि भाई बहमनी साम्राज्य में कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी थे और उनके कार्य क्या क्या थे। उस समय उन लोगों को किन किन नामों से जाना जाता था, इनके अनुसार किस प्रकार पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाई इनके आधार पर क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं बहमनी साम्राज्य और प्रशासन के मंत्रियों के या अधिकारियों के बारे में। भाई प्रशासन के जो मंत्री थे, बहमनी साम्राज्य में एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था वकील उल सल्तनत। वकील उल सल्तनत, ठीक है। ये कौन थे? ये बहमनी साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। क्या थे? बहमनी साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्य क्या था? इनका कार्य था जो राजा मौखिक आदेश देते थे, राजा जो मौखिक आदेश देते थे उन आदेशों को पारित करना इनका कार्य था। क्यों पारित ये क्यों करते थे? वो इसलिए करते थे कि राजा की जो मोहर होती थी वो इनके पास होती थी, इसलिए ये उन्हें पारित करते थे। ठीक है ना, सुल्तान की जो मोहर थी वो इनके पास थी। इसके बाद में बहमनी साम्राज्य के जो सबसे अधिकारी थे उच्च स्तर के, वो थे अमीर ए जुमला। अमीर ए जुमला, ठीक है। ये क्या करते थे? ये वित्त मंत्री का कार्य संभालते थे। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत ये वित्त मंत्री का कार्य संभालते थे। ठीक है। वजीर, वजीर ए अशरफ, ये भी बहमनी साम्राज्य के उच्च स्तर के अधिकारी थे। इनका कार्य क्या था? इनका कार्य था विदेश मंत्री। ये विदेश मंत्री थे, विदेशों से संबंध कार्य, आयात निर्यात के जो संबंधित कार्य थे वो विदेश मंत्रियों के अंतर्गत बहमनी साम्राज्य में आता था। वजीर ए कुल, क्या? वजीर ए कुल, ये कौन थे? इनका जो कार्य था, इनका कार्य था वकील के, ठीक है ना, वकील के कार्य को छोड़कर इनका जो कार्य था, वजीर कुल का कार्य जो था बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत वकील के कार्यों को छोड़कर मंत्रियों के, किसके? याद रखना, वकील के कार्यों को छोड़कर मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने का जो कार्य, निरीक्षण का जो कार्य करते थे जो अधिकारी था उनको वजीर कुल बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत कहा जाता था। निरीक्षण, ठीक है ना, निरीक्षण, निरीक्षण करने का जो कार्य है वो ये करते थे। पेशवा, बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत एक अधिकारी थे, एक अधिकारी का जो नाम मिलता है वो मिलता पेशवा। पेशवा कौन थे? ये भाई पूरी तरह से परिभाषित नहीं है। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत पेशवा की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन इसके बारे में एक जानकारी है कि ये इसका जो कार्य था पेशवा का, वो वकील के साथ में संयुक्त कार्य था। यानी जो कार्य वकील करते थे उनके साथ ये पेशवा भी कार्य करते थे। ठीक है ना, इनका काम क्या था? वकील के साथ संयुक्त कार्य करने का कार्य इनका था बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है। नाजीर, ये कौन थे? ये अर्थ विभाग, अर्थ विभाग से संलग्न थे। ठीक है। कोतवाल, कोतवाल, कोतवाल का क्या कार्य था? ये पुलिस का अध्यक्ष होता था। यानी पुलिस का कार्य, जो कार्य करते थे पुलिस के, ये उनका अध्यक्ष थे।
ठीक है ना, यानी पुलिस के सिपाहियों के ऊपर जो होते थे वो अध्यक्ष कहलाते, जिन्हें कोतवाल कहा जाता था। सदर ए जाहर, सदर ए जाहर या इन्हें आप राष्ट्रीय जहां, कहीं कहीं पर ये राष्ट्रीय जहां के नाम से भी मिलते हैं, यानी सदर ए जाहर, राष्ट्रीय जहां। इनका जो कार्य था बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत क्या था, इनका कार्य था राजा के बाद, किसके, राजा के बाद राज्य का, यानी राजा तो भाई सर्वोच्च न्यायाधीश कौन, सुल्तान यानी राजा, और राजा के बाद में कौन था, बहमनी साम्राज्य में जिनका नाम था सदर ए जाहर या राष्ट्रीय जहां। ठीक है, इनका कार्य था न्यायाधीश। और क्या कार्य थे इनका, दूसरा इनका कार्य था धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य यानी दान देने की जो व्यवस्था थी वो ये करते थे, यानी व्यवस्था यही करते थे, जिनका नाम सदर ए जहां था। इस प्रकार अब ये जो हमारी जानकारियां थी यह थी बहमनी साम्राज्य, केवल केवल बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत होने वाले प्रशासन से संबंधित और उनके अधिकारियों से। ठीक है भाई, अधिकारियां क्या कार्य करते थे और उनके नाम क्या क्या उस समय लिए जाते थे, यानी पुकारे जाते, या उनका हम उन्हें किन नामों से संबोधित करते थे। बात करते हैं आखिर बहमनी साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ। क्योंकि बहमनी साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के बाद यानी तुगलकों के बाद शक्तिशाली राज्य था। कौन सा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक यानी तुगलकों के समय के बाद में एक तो विजयनगर साम्राज्य जो 1336 में बना और बहमनी साम्राज्य 1347 में बना। यही यानी तुगलकों के बाद में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य थे और इन राज्यों ने काफी समय तक दक्षिण भारत में शासन भी किया। ठीक है, आखिरकार इतना बड़ा साम्राज्य किस प्रकार से समाप्त हुआ, ठीक है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो साम्राज्य का अंत किस प्रकार होता है, 1490 ईस्वी में। 1490 ईस्वी में समस्या यह है, यहां से ही सबसे ज्यादा समस्या पैदा भी हुई थी, क्योंकि जब बहमनी साम्राज्य में गवा का, महमूद गवा का शासन था तो उस समय क्या हुआ था, इसने साम्राज्य के जो 4 सूबे थे उन सूबों को 8 सूबों में बांट दिया था। 8 सूबों को मतलब यानी एक सूबा यानी एक जिले को और उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। अब टुकड़े कर दिए थे तो यही से सारी समस्या पैदा भी होती है। क्यों होती है, जब कभी भी साम्राज्य के अंतर्गत कोई राजा कमजोर होता है तो जो उसके अधिकारी थे जिनको वो क्षेत्र दिया गया कि आप इस क्षेत्र से राजस्व वसूलेंगे, कोषागार में देंगे, आप राजा के अधीन रहेंगे, उनको सैनिक भी दिए जाते थे, क्षेत्र भी दिया जाता था, राजस्व वसूलने के अधिकार भी मिल जाते थे। तो वो क्या करते थे, वो अपनी शक्ति में विस्तार करना शुरू कर देते। और यही होता है कि जब गवा ने 4 सूबों को 8 भागों में बांट दिया और वो 8 भागों के अधिकारियां अपने अपने क्षेत्रों पर शासन करने लगे तो वो भी मौके की तलाश में रहते थे कि कब हमें मौका मिले, कब हम अपनी शक्ति का विस्तार करें और नए राजवंश और नए सुल्तान बने। तो होता यही है कि 1490 ईस्वी में 1490 ईस्वी में बीदर में जब बरीद शाही, क्या बीदर जो क्षेत्र था बहमनी राज्य का बीदर क्षेत्र था, इसमें क्या है बरीद शाही वंश का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। जब इसका प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया तो साम्राज्य की जो शासन की सत्ता थी यानी कौन से की, बीदर वाले क्षेत्र की, बहमनी साम्राज्य था, लेकिन इसके जो शासक थे वो अब कमजोर स्थिति में थे, यानी अब राज्य विलुप्ति की कगार पर था। क्यों, क्योंकि सुल्तानों के क्रम बढ़ते जा रहे थे, क्षेत्रों को वो अपने अधिकारियों के अधीन करते जा रहे थे और उन्हीं क्षेत्रों के जो अधिकारी थे वो अपनी शक्तियां बढ़ाते जा रहे थे, विद्रोह करते थे,
सुल्तान उन विद्रोह को दबाता था, तभी दूसरा अधिकारी इस मौके का फायदा उठाकर दूसरे अधिकारियों के क्षेत्र पर कब्जा कर लेता था, या सीधा कमजोर राजा से ही सामना करता था। और अगर युद्ध में राजा की मृत्यु हो जाए तो भाई राज्य भी अब उस अधिकारी का और राजा भी वो अधिकारी, और नया राजवंश भी फिर उस राज्य में आ जाता था। ठीक है, तो क्या है, बरीद शाही राजवंश का प्रभाव बढ़ा जब बीदर में, और साम्राज्य की जो शक्ति थी, सत्ता थी, वो इन्हीं पूरी सत्ता किसमें थी, कासिम बरीद और इसका एक पुत्र था जिसका नाम था अमीर अली बरीद। कौन थे, अमीर अली बरीद। इन दोनों के हाथों में थी। इस अमीर अली बरीद को देखो, यहां से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा जा चुका है। तो ये क्या थे, अमीर अली बरीद। ये क्या थे, इसको दक्षिण भारत में क्या कहते थे, दक्कन की लोमड़ी। बहमनी साम्राज्य में, यानी जब इसका शासन कहां था, बीदर में इसका शासन था। तो अमीर अली बरीद को दक्कन की लोमड़ी भी कहते थे, यानी ये बहुत चालाक शख्स था। ठीक है ना। दक्कन क्या था, दक्षिण भारत, तो वहां जो क्षेत्र था उसे दक्कन के नाम से जाना जाता है। तो ये दक्कन की लोमड़ी था। ये बीदर में अपनी शक्तियों को बढ़ा लेते हैं, और होता यही है कि बहमनी राज्य के जो कमजोर सुल्तान थे, ये उनसे इन क्षेत्रों पर स्वतंत्र घोषित, यानी स्वतंत्र सत्ता या फिर स्वतंत्र सुल्तान बनने की घोषणा कर देते हैं। अब जब बीदर में इनकी शक्ति बढ़ गई तो इसका पिता था कासिम बरीद, और उसका पुत्र हो गया अमीर अल बरीद, जिसे दक्कन की लोमड़ी कहते हैं। इन्होंने क्या करा था, ये जो दोनों थे बाप बेटे, इन्होंने क्या करा था, 1518 ईस्वी में शहाबुद्दीन की मृत्यु। कौन थे, शहाबुद्दीन की मृत्यु। यहां पर समझने की कोशिश करना कि 1518 में शहाबुद्दीन यानी बहमनी साम्राज्य के सुल्तान की हो गई मृत्यु होने के बाद में इसके बाद इसके चार पुत्र थे। अब बहमनी राज्य के वो सुल्तान बनते हैं। कौन कौन से, एक का नाम था अहमद, जो कि 1518 में सुल्तान बनता है, लेकिन ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, कमजोर शासक थे। तो इसके बाद में जो सुल्तान बनता वो बनता है अलाउद्दीन। ये 1521 में सुल्तान बनता है बहमनी साम्राज्य का। क्रम 4 है, क्योंकि इनके 4 पुत्र थे, तो अब ये क्रम वाइज सुल्तान बनते हैं, आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है। बहमनी साम्राज्य बहुत ज्यादा कमजोर वाली स्थिति में आ जाता है। इनके बाद जो सुल्तान बनता है वो बनता है वली उल्लाह। क्या, वली उल्लाह 1525 ईस्वी में सुल्तान बनता है और 1524 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद में बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था कलीमुल्लाह। भैया ये बनते हैं शासक बहमनी राज्य के। ठीक है ना। जब इन पर बहमनी राज्य पर आक्रमण हो रहा था, किसका, इन पर जो आक्रमण हो रहे थे, आपस में संघर्ष हो रहे थे, तो इसने क्या करा, लास्ट अंतिम शासक ने, बहमनी राज्य के ने, अपनी सहायता के लिए अपने जो इनके दूसरे सूबे थे, क्योंकि बहमनियों में से ही सूबे बने थे, अब सूबे बने थे तो इन्होंने सोचा कि भाई चलो दूसरे की हेल्प लें, अपने राज्य को बचाया जाए। तो भैया अंतिम शासक जो थे, इन्होंने बरार को अपनी सहायता के लिए बुलाया। किसको बुलाया, बरार को अपनी सहायता के लिए। लेकिन भैया बरार ने इनकी किसी भी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बरार तो अपने शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था। ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि 1526 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब जो अंतिम शासक थे उनकी
मृत्यु हो जाती है। यहां पर होती है बहमनी राज्य के अंतिम शासक की मृत्यु, और 1526 वो ही समय है जब उत्तरी भारत पर बाबर का आगमन होता है, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध। अब हम उनके, अभी हम दक्षिण भारत के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम इतिहास में वापस जाएंगे उत्तरी भारत की तरफ। अभी हम दक्षिण भारत से संबंधित जानकारियां ले रहे हैं। तो 1526 में उनकी मृत्यु हो जाती है और 5 नए राजवंशों का उदय होता है। यही वो राजवंश हैं जो कि गवा ने और गवा से पहले वाले शासकों ने 4 सूबों में बांटे थे, और 4 सूबों के बाद में गवा ने इन्हें 8 भागों के क्षेत्रों में यानी बांट दिया था। तो 5 राजवंश कौन कौन से थे बहमनी राज्य के अंत के बाद में? कौन से? एक तो बरार, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा। ये वो 5 राज्य हैं जो कि बहमनी राज्य के ही अधीन थे, लेकिन बहमनी राज्य की स्थिति का लाभ उठाते हुए, उनके शासकों की कमजोर शासकों को देखते हुए, ये जो इसके अधिकारी थे वो अपने आप में अपने नए राजवंश को स्थापित कर देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जानते हैं उनके बारे में कि भाई इनके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बरार इनकी जो स्थापना की थी वो फतह उल्ला इमाद शाह, क्या? फतेह उल्लाह इमाद शाह ने इमाद शाही वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1484 ईस्वी में। 1484 ईस्वी में अब क्या है, बहमनी राज्य से अलग होने वाला कौन था? बरार। ठीक है, इसकी स्थापना की थी और इसकी 2 राजधानियां थी। कौन सी? इसकी 2 राजधानियां थी। 2 राजधानियां कौन कौन सी थी? एक राजधानी थी, पहली राजधानी इलियापुर, इसकी पहली राजधानी थी बरार की, और दूसरी थी गाविलगढ़। ये जो गाविलगढ़ है इसकी दूसरी राजधानी थी। फतेह उल इमाद शाह 1584 ईस्वी में 1584 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद में इसका उत्तराधिकारी यानी इसका पुत्र अलाउद्दीन इमाद शाह, उसका नाम था अलाउद्दीन, क्या नाम था? अलाउद्दीन था इसके पुत्र का नाम। ये इमाद शाह की, किसकी? इमाद शाह की, ये इमाद शाह की उपाधि धारण की थी। इसने इमाद शाह की उपाधि धारण की थी और उपाधि धारण करने के बाद ये शासक बना था। जब ये शासक बना था, शासन करता था, तो ये इतना शक्तिशाली नहीं था। ये अपने साम्राज्य के लिए संघर्ष कर रहा था, उसका विस्तार भी करना चाहता था, लेकिन होता क्या है 1574 ईस्वी में 1574 ईस्वी में होता क्या है कि अहमदनगर के जो शासक, अहमदनगर का शासक कौन था? अहमदनगर का शासक मुर्तजा निजाम शाह था अहमदनगर का शासक। ये बरार पर आक्रमण करता है और अलाउद्दीन इमाद शाह को ये हरा देता है और अहमदनगर में बरार साम्राज्य को यानी बरार क्षेत्र को, जो बरार नया राजवंश था, उसे अहमदनगर में मिला लेता है। इस प्रकार बरार का जो साम्राज्य था वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद में बीजापुर, कौन? बीजापुर बहमनी राज्य का अगला सूबा। इसकी स्थापना 1489 यानी 1489 और 90 ईस्वी में यूसुफ आदिल खान ने आदिल शाही वंश, इसकी आदिल शाही वंश की स्थापना की थी। ये जो आदिल शाह था, आदिल खान,
ये जो आदिल खां था यानी आदिल शाही वंश का जो शासक था, ये स्वयं को यानी अपने आप को, स्वयं को यानी अपने आप को ओटोमन, क्या, ओटोमन, ओटोमन, ओटोमन साम्राज्य का, क्या, ओटोमन राजवंश का, ओटोमन राजवंश का वंशज मानता था। आदिल खां जो था ये अपने आप को यानी जो इसके सुल्तान थे वो अपने आप को ओटोमन राजवंश के वंशज मानते थे। ये कला और साहित्य का प्रेमी था, यानी कला और साहित्य का विद्वान भी था, तो विद्वानों का आदर भी करता था। गवा खुद भी एक विद्वान था, इसलिए महमूद गवा के समय में इस बीजापुर के जो आदिल शाह खां है इसको महमूद गवा ने संरक्षण दिया था। याद रखना कि महमूद गवा ने इसको संरक्षण दिया था, और इसके ही समय में आदिल खां के समय में 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में पुर्तगाली, कौन, पुर्तगाली गवर्नर कौन था, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क क्या था, अल्बुकर्क ने गोवा छीन लिया था, जो कि बीजापुर साम्राज्य का एक हिस्सा था। गोवा बीजापुर साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन 1510 ईस्वी में जब यूसुफ आदिल शाह का बीजापुर पर अधिकार था, यानी जब वो उस समय बीजापुर का सुल्तान था, तो पुर्तगाली गवर्नर ने 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क जिसका नाम, उसने इससे गोवा छीन लिया था। इसके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है इब्राहिम आदिल। इब्राहिम आदिल बीजापुर का सुल्तान बनता है। 1534 ईस्वी में यह सुल्तान बनता है और 1585 ईस्वी तक ये शासन करता है। ये पहला सुल्तान था, याद रखना, ये पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण की थी। इसने शाह की, यानी बीजापुर के सुल्तानों में पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण की थी, और फारसी के स्थान पर, फारसी भाषा के स्थान पर इसके शासन के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी वो ये कि इसने फारसी भाषा के स्थान पर हिंदवी, क्या, हिंदवी यानी हिंदी, दक्कनी उर्दू, क्या कहते थे उसे, दक्कनी उर्दू को राजकीय भाषा बनाया था। क्या बनाया था, राजकीय भाषा बनाया था। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको बहमनी साम्राज्य के प्रशासन के अधिकारियों से संबंधित और बहमनी साम्राज्य से जो सूबे अलग हुए थे उनके जो शासक बने थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके बारे में जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में आते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको कराएंगे। धन्यवाद।